तो हम सोच रहे प्रश्न देने से पहले देख लेते हैं कि किस तरह से एक अच्छा उत्तर लिखा जा सकता है। ठीक है, एक अच्छे उत्तर का क्या क्या गुण होता है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और फिर आपको स्टार्टिंग में जो है, अभी स्टार्टिंग है तो आप लोगों को भी दिक्कत होगा ही थोड़ा बहुत, तो 2 4 5 प्रश्नों का उत्तर हम लोग साथ साथ लिखेंगे, आपको लिखाया भी जाएगा। आप इससे पहले पढ़ भी चुके हो, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। जब हम आपको आंसर लिखाएंगे तो फिर आपको धीरे धीरे समझ बढ़ेगा कि हम किस तरह से आंसर को लिखते हैं। ठीक है, लेकिन एक बार थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देते हैं कि एक अच्छा उत्तर किस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो उत्कृष्ट उत्तर लिखने के विशेष गुण, क्या क्या गुण होनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहले अगर आपको प्रश्न मिले तो आपको उस प्रश्न को समझना है अच्छे तरीके से। ठीक है, सटीक समझ होनी चाहिए, प्रश्न की सटीक समझ होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, हाँ, समझ में आए ना आए पकड़ के लिखना है, आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ये गलत तरीका है। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है इस चीज़ को समझना है, क्वेश्चन किस चीज़ की डिमांड कर रही है इस चीज़ को हमको समझना है। उसके बाद में उत्तर की व्यवस्थित रूपरेखा तैयार करना है। पहले प्रश्न समझेंगे, फिर देखेंगे कि इसका उत्तर किस तरीके से लिखना चाहिए। ठीक है, मतलब इसमें कौन कौन से पॉइंट को लिखना है, ये चीज़ आपको अपने दिमाग में सोच लेना है। या आपको आंसर जब लिखोगे तो वहाँ पर रफ पेपर मिलता है। ठीक है, तो जो प्रश्न में कहा गया है उसके अनुसार हम व्यवस्थित करेंगे कि किस किस पॉइंट को या कौन कौन से टॉपिक को पहले लिखना है, फिर इसके बाद क्या लिखना है, फिर इसके बाद क्या लिखना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, उत्तर की व्यवस्थित रूपरेखा। जैसे कोई प्रश्न दिया, पहले समझ लेंगे ठीक से। ठीक है, और समझने के बाद क्या करेंगे, या तो आप अपने दिमाग में अरेंज कर सकते हो, पहले इस चीज़ को लिखना है, फिर इसके बाद ये लिखना है, फिर इसके बाद ये लिखना है। ठीक है, तो वही है उत्तर की व्यवस्थित रूपरेखा। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट देख सकते हो, संक्षिप्त टू द पॉइंट लेखन शैली। संक्षिप्त और टू द पॉइंट। संक्षिप्त क्यों लिखें, संक्षिप्त इसलिए लिखें क्योंकि देखो, पहले बीपीएससी में क्या हुआ करता था, पहले सिर्फ 38 नंबर का एक प्रश्न आया करता था और 38 नंबर में ही आपको पूरा डिटेल में क्वेश्चन को लिखना पड़ता था। लेकिन अब क्या किया गया, उसी 38 नंबर को अलग अलग 4-5 खंडों में बांट दिया गया, A B C D E। ठीक है, ऐसे करके उसको डिवाइड कर दिया गया और उसमें प्रत्येक खंड, जैसे A, जैसे 38 नंबर का देखो, जैसे खंड A है। ठीक है, अब बीपीएससी में देखोगे खंड A में वहाँ पर आपको 3 प्रश्न मिलेंगे। 3 प्रश्न में पहला प्रश्न जो होता है तो वो प्रश्न 38 नंबर का होता है, लेकिन उसको A B C D E करके ऐसे करके दिया होता है। तो कोई प्रश्न 8 नंबर का होगा, कोई 7 नंबर का होगा। ठीक है, इस तरह का होता है। तो इस तरह के प्रश्न को आपको क्या करना पड़ेगा, संक्षिप्त में लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये सारा चीज़ हम आपको सिखाएंगे किस तरह से कोई बड़ा आंसर आपको लिखा है तो उसको छोटा कैसे कर सकते हैं, या कोई छोटा है तो उसको बड़ा कैसे कर सकते हैं, ये सारा चीज़ हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखना है, संक्षिप्त और टू द पॉइंट। टू द पॉइंट का मतलब है जो प्रश्न में कहा गया वही लिखना है ना, बाकायदी नहीं करना है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, संक्षिप्त और टू द पॉइंट। तीसरा पॉइंट है प्रमाणिक तथ्यों का समुचित उपयोग। प्रमाणिक तथ्य क्या होता है, प्रमाणिक तथ्य का मतलब ये है कि जैसे मान लो सरकार का कोई योजना है। ठीक है, सरकार का कोई योजना है या कोई पॉलिसी है। ठीक है, तो उस चीज़ को अपने आंसर में सम्मिलित करना, उस चीज़ को अपने आंसर में जोड़ना। ठीक है, तो यही प्रमाणिक तथ्यों का समुचित उपयोग करना। चौथा पॉइंट है अधिकतम जरूरी बिंदुओं का समावेश। किसी भी आंसर को लिखने के लिए हमारे पास बहुत सारे पॉइंट भी होते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि सारा का सारा पॉइंट हमको लिख देना, या अनावश्यक पॉइंट जो लगे उसको नहीं लिखना। जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट लगे, कम शब्दों में जो महत्वपूर्ण शब्द लगे उसी शब्दों को लिखना है अपने उत्तर में। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है प्रभावी भूमिका एवं निष्कर्ष। प्रभावी भूमिका एवं निष्कर्ष। भूमिका और निष्कर्ष क्या होता है, जैसे देखो कोई भी प्रश्न होता है तो उसका 3 भाग होता है। कितने भाग होते हैं, 3 भाग, मतलब 3 भाग नहीं होता है। किसी भी प्रश्न का जब हम उत्तर लिखते हैं तो उसको 3 भागों में बांट के उत्तर लिखते हैं। पहला चीज़ होता है उसमें भूमिका। तो भूमिका हो गया एक पहला पॉइंट कह सकते हो, पहला भाग कह सकते हो। तो भूमिका पहले लिखोगे। भूमिका क्या होता है, तो जैसे मान लो जो भी प्रश्न है तो उससे संबंधित 2 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन जो सटीक लाइन हो तो उसको लिखना है अपने भूमिका में। भूमिका क्या होगा इसका कोई निश्चित परिभाषा नहीं होता। भूमिका सभी व्यक्ति अलग अलग तरीक़ों से लिख सकता है। ठीक है, तो पहले भूमिका लिखना होता है। भूमिका के बाद बीच में होता मेन बॉडी, जिसको हम कहते हैं मेन बॉडी।
मेन बॉडी में क्या लिखना होता है? तो मेन बॉडी में हमको लिखना होता है जो प्रश्न में कहा गया है, प्रश्न में जिस चीज़ का डिमांड हमसे कर रहा है उन चीज़ों को लिखना है किसमें? मेन बॉडी में। तो ये 2 भाग हो गया। और जब प्रश्न को पूरा सॉल्व कर लोगे, हल कर लोगे, तो अंतिम में उसका निष्कर्ष लिखा जाता है। ठीक है, क्या लिखा जाएगा अंतिम में? निष्कर्ष। तो निष्कर्ष अंतिम में लिख दोगे। निष्कर्ष क्या होता है? जो आपसे जो प्रश्न में पूछा गया, जो आप मेन बॉडी में लिखे हो, तो उसी को, उसका क्या निष्कर्ष निकल रहा है, उसी को आप 2, 4, 5 लाइनों में लिख दोगे। ठीक है, तो आंसर लिखने का एक ये तरीका होता है, भूमिका, मेन बॉडी और निष्कर्ष। ठीक है, कोशिश करो कि भूमिका बहुत बड़ा ना हो, छोटा भूमिका हो और सटीक भूमिका हो। ठीक है, भूमिका लिखना थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग धीरे धीरे काम करते करते सीख जाएंगे। ठीक है, और मेन बॉडी कहाँ से लिखोगे? तो आप पढ़ ही रहे हो, कंटेंट आपको मिल रहा है, वहाँ से मेन बॉडी लिख लोगे। और निष्कर्ष, तो ये सब चीज़ धीरे धीरे हम लोग सीख लेंगे। निष्कर्ष और भूमिका ये छोटा होना चाहिए। ठीक है, भूमिका और निष्कर्ष छोटा होना चाहिए, और मेन बॉडी में जो प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है उसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। छठा पॉइंट कह रहे हैं, देखो, समकालीन घटनाओं या प्रसंग को उत्तर से जोड़ना, यानी कि आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है, तो उस प्रश्न में कोशिश करो कि जो भी करेंट घटना हो रहा है, करेंट अफेयर्स आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो जो भी करेंट घटना है, समकालीन मुद्दा है या समसामयिक मुद्दा कह सकते हो, तो कोशिश करो कि अपने उत्तर में उन चीज़ों को समावेश करें। ठीक है, उस चीज़ को ऐड करें, तो उससे क्या होता है, उससे आपका उत्तर जो होता है वो अच्छा उत्तर माना जाता है। ठीक है, और आपको अंक भी बहुत अच्छे मिलेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये सब कुछ धीरे धीरे आएगा। ठीक है, आंसर लिखना जो है, बचपन में जैसे हम लोग साइकिल चला रहे थे ना, तो साइकिल चलाने में क्या होता था, बार बार गिरते थे, तो आंसर लिखना उसी के बराबर है। हम लोग अभी सीखेंगे, बहुत बार गलती करेंगे, धीरे धीरे उसमें सुधार आएगा। ठीक है, ये चीज़ धीरे धीरे होता है, एक बार में नहीं होगा। उसके बाद दृष्टिकोण में संतुलन व गहराई। दृष्टिकोण में संतुलन मतलब क्या? जैसे कोई प्रश्न दे दिया आपको, तो वहाँ पर आपको पक्ष और विपक्ष दोनों में लिखना होता है। ऐसा नहीं कि पक्ष में लिख दिए विपक्ष में नहीं लिखे, तो उसको माना जाता है कि ये संतुलित उत्तर नहीं है आपका। किसी एक तरफ आपका झुकाव ज़्यादा हो गया, किसी एक तरफ आपका झुकाव नहीं होना चाहिए, पक्ष विपक्ष दोनों के संदर्भ में आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, और आपका जो उत्तर होगा उसमें गहराई होनी चाहिए। गहराई समझ रहे हो? एक होता है हल्कापन, हवाई उत्तर नहीं देना है, उसमें गहरापन होना चाहिए। ठीक है, और वैसे उत्तर को बेस्ट उत्तर माना जाता है, तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। तो ये सारा चीज़ आपको करना है। इसके बाद 8वां पॉइंट में देख सकते हो, अच्छी साफ़ सुथरी हैंड राइटिंग होनी चाहिए। अच्छा हैंड राइटिंग क्या होता है? अच्छा हैंड राइटिंग का मतलब ये हुआ कि आप जो चीज़ लिख रहे हो तो सामने वाला व्यक्ति उसको पढ़ सके आसानी से। ठीक है, तो उसको कहा जाता है अच्छा हैंड राइटिंग। और साफ़ सुथरी क्या? साफ़ सुथरी का मतलब वही है कि मतलब जो 2 शब्द है उसके बीच दूरी है वो ठीक ठाक होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। ये क्या हो रहा है? गजब बेइज्जती है। चलो कोई बात नहीं है। उसके बाद 9 नंबर पॉइंट में देखो, भाषा में प्रवाह होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए। फ्लो का मतलब, जैसे मान लो कोई प्रश्न लिख रहे हो, अब लिखते लिखते जैसे आपको कहते हैं, जब आपको लिखाते हैं कहते हैं पैराग्राफ चेंज करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे इस तरह से आप समझो, कोई प्रश्न हम आपको दिए, आप उसका उत्तर लिख रहे हो, फिर कुछ देर के बाद आप अपना उत्तर में क्या करते हो, पैराग्राफ चेंज करते हो। जब पैराग्राफ चेंज करते हो, तो पैराग्राफ चेंज करते समय आपको ध्यान रखना है कि आप जो ऊपर लिखे हो उससे पहले पैराग्राफ में, और जो नीचे अब जो पैराग्राफ लिखोगे, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कनेक्ट होना चाहिए। तो उसी को कहा जाता है भाषा में प्रवाह होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर कुछ लिखे, नीचे आए तो पता चला दूसरा चीज़ लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लगना चाहिए कि हाँ उसी चीज़ को हम नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आवश्यकता अनुसार डायग्राम, नक्शों आदि का प्रयोग। कहीं आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ लिखा हुआ है, आवश्यकता अनुसार। जहाँ ज़रूरी हो वहीं पर डायग्राम का यूज करना होता है। ऐसा नहीं कि मतलब कहीं भी आप डायग्राम का यूज कर लोगे, जहाँ ज़रूरी हो वहीं डायग्राम यूज करना है, इसीलिए लिखा गया आवश्यकता अनुसार। ठीक है,
डायग्राम क्या होता है, जैसे आप किसी कोई आंसर लिखो, डायग्राम बनाने से क्या फ़ायदा होता है, डायग्राम टाइप से आंसर लिखने में ये होता है कि आप ऐसे अगर लिखोगे तो वो बहुत ज़्यादा शब्दों में हो जाता है। अब उसी चीज़ को आप डायग्राम के रूप में लिखोगे तो वो कम शब्दों में आपका आंसर लिखा जाएगा, ठीक है। और ये उस समय बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है जब हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा शब्द हो गया है, ठीक है ना, मेरे पास पेज अब बहुत कम बचा है, तो उस समय हम डायग्राम का यूज कर लेते हैं। डायग्राम क्या होता है, जैसे मान लो आपको कोई 4 पॉइंट लिखना है, ठीक है, शॉर्ट में, तो आप क्या करोगे, इसे मान लो इस तरह से गोला बनाओ, 1 2 3 4, शॉर्ट में यहाँ पर 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट ऐसे लिख लोगे। या कहीं इस तरह से 4 पॉइंट लिखना है तो 1 पॉइंट यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरह से 4 पॉइंट बना के लिख लो, इसी को कहा जाता है डायग्राम, ठीक है। और नक्शा, देखो ज्योग्राफी में जनरली नक्शा का उपयोग करना पड़ता है, नक्शा का आप उपयोग करोगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो नक्शा का आप उपयोग कर सकते हो। उसके बाद अगला पॉइंट देखो, तकनीकी शब्दावली का सटीक उपयोग। तकनीकी शब्दावली का मतलब क्या, जैसे हम लोग जब कोई चीज़ लिखते हैं ना तो हम लोग साफ पूरा अपना भाषा में लिखना शुरू कर देते हैं, है ना, क्या होता है, हम अपना भाषा में लिखना शुरू करते हैं। तो कोशिश करो अपना भाषा में लिखना है, लेकिन थोड़ा टेक्निकली शब्द लिखो। टेक्निकली शब्द क्यों लिखना चाहिए, तकनीकी शब्दावली क्यों लिखना चाहिए, देखो तकनीकी शब्दावली लिखने से क्या होता है कि जो आप कोई वाक्य 10 शब्द मिला के लिखते, अगर आप अच्छा शब्दावली का प्रयोग करते तो वही वाक्य जो है वो 1-2 शब्दों में हो जाएगा ना। हम लोग बचपन में पढ़ते थे अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, है ना, तो उससे ये फ़ायदा होता है, कम शब्दों में आप आसानी से उत्तर लिख पाओगे। यहाँ पर देखा है ना, संक्षिप्त उत्तर लिखना है, संक्षिप्त तभी हम लिख पाएंगे जब हमें तकनीकी शब्दावली का ज्ञान होगा, ठीक है। तो शब्द का भी चयन थोड़ा ठीक से करना पड़ेगा। उसके बाद सुंदर प्रस्तुति शैली। सुंदर प्रस्तुति शैली मतलब, सुंदर प्रस्तुति शैली का मतलब ये है कि जब आप अपना आंसर लिखोगे तो आंसर में जैसे आप पैराग्राफ कहते हैं, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, तो कोशिश करो कि पैराग्राफ बहुत बड़ा बड़ा ना हो, छोटा छोटा पैराग्राफ बने, जैसे 5 लाइन 7 लाइन 8 लाइन, इससे ज़्यादा ना बने, ठीक है। तो वही है प्रस्तुतिकरण, सुंदर प्रस्तुति शैली। पैराग्राफ छोटा छोटा लिखो, जहाँ पर इम्पॉर्टेंट शब्द आ रहा है उसको अंडरलाइन कर लो। जैसे मान लो हम अभी यहाँ पर किए ना, जैसे प्रभावी भूमिका, तो भूमिका है तो यहाँ पर इसको ये अच्छा शब्द लगा जिसको अंडरलाइन कर दिए, तो इसी को कहा जाता है सुंदर प्रस्तुति शैली। उसके बाद विराम चिन्ह का प्रयोग, विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग। विराम चिन्ह जैसे फुल स्टॉप लगाते हो आप, विराम चिन्ह, फुल स्टॉप, कोमा, कहाँ कोमा लगेगा, कहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखोगे। और उसके बाद है भाषा में वर्तनी व व्याकरण की शुद्धता। हाँ, आप लिखते हो कभी हर्षिकर की जगह दीर्घिकर लिखते हो, दीर्घिकर की जगह हर्षिकर लिखते हो ना, तो ये सारे के सारे चीज़ पर ध्यान देना। और व्याकरण की शुद्धता ना, आपका जो लैंग्वेज है वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए, ये। उसके बाद शब्द सीमा, ये शब्द सीमा बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप बीपीएससी की अगर हम लोग बात करें, बीपीएससी की, तो बीपीएससी में देखो 38 नंबर का भी प्रश्न आता है। 38 नंबर के प्रश्न में हम लगभग 300 से 350 शब्दों में उसका आंसर लिखेंगे। और 300 से 350 शब्दों में ही प्रश्न में जो जो चीज़ कहा गया यानी कि सभी पक्षों को पूरा करना है ना। देखो लिखा है शब्द सीमा, शब्द सीमा के भीतर प्रश्नों के सभी पक्ष, सकारात्मक नकारात्मक, या प्रश्न में जो भी चीज़ कह रहा है तो सभी पक्षों को संतुलित रूप से उल्लेख करना, ठीक है। तो यह है शब्द सीमा। तो जैसे कि यहाँ पर बता 38 नंबर है तो 300 से 350 शब्दों में उसको लिखना होता है। कोई प्रश्न 8 नंबर का होता है, कोई प्रश्न 7 नंबर का होता है, ये 2 टाइप। अब ये 68वीं बीपीएससी से आने लगा है, इससे पहले सिर्फ 38 नंबर का एक मतलब जो भी प्रश्न होता था 38 नंबर का हुआ करता था। अब 7 नंबर और 8 नंबर में इसको डिवाइड कर दिया गया है। तो आप यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर में आप कम से कम तो 100 से 125 शब्द में कोशिश करोगे कि आंसर लिख लें, ठीक है। और 7 नंबर है तो इसमें भी लगभग उसी तरह से 100 से 110, 15, 90, 95, तो कोशिश करोगे इतने शब्दों में जो प्रश्न में कहा जा रहा है उसका सटीक आंसर लिख पाए। तो एक यही होता है एक अच्छा तरीका आंसर राइटिंग करने का। इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखोगे तो आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन देख सकते हो।